गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए थे जो कि छेना एवं पनीर से संबंधित है। इस सेशन में हम गाय के खीस के संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। गाय के खीस का संगठन, एक तरफ अवयव दिया है, दूसरी तरफ मात्रा परसेंटेज में दिया है। प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो गाय के खीस में प्रोटीन की मात्रा 17.51% तक पाई जाती है। और गाय में केसिन की मात्रा कितनी होती है, तो गाय के खीस में केसिन की मात्रा जो होती है वो 5.08% तक पाई जाती है। गाय के खीस में एल्ब्यूमिन एवं ग्लोबुलिन की मात्रा कितनी होती है, तो 11.34% तक पाई जाती है। और इसी के कारण जब हम दूध को गर्म करते हैं, गाय के खीस को गर्म करते हैं, तो जो होती है वो कोगुलेंट के कारण फट जाती है। नेक्स्ट है फैट की मात्रा कितनी होती है, तो फैट की मात्रा इसमें 5.10% तक पाई जाती है। और लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 2.19% तक इसमें लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। राख कितना पाया जाता है, तो 1.1% तक राख की मात्रा पाई जाती है। जल कितना पाया जाता है, तो खीस में जल की मात्रा 74.19% तक पाया जाता है। नेक्स्ट है अंडे का संगठन। तो अंडे के संगठन में जल कितना पाया जाता है, तो अंडे में 66.5% तक जल पाया जाता है। दूसरे नंबर पर प्रोटीन है। प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 11.8% या फिर 12% के आसपास, इसमें 12% से कम ही प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जबकि फैट और खनिज लवण दोनों ही जो होते हैं वो 11% के आसपास पाए जाते हैं। यानी कि एग्जैक्ट बात करें तो फैट की मात्रा जो होती है वो 11% तक पाया जाता है, जबकि खनिज लवण इसमें 10.7% तक। एवरेज आल तीनों जो था वो 11% के आसपास पाया जाता है, यानी प्रोटीन, फैट और खनिज लवण। जबकि जल की मात्रा इसमें 66.5% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है गाय के दूध एवं नेक्स्ट पॉइंट है गाय के दूध एवं खीस के गुणों में विभिन्नता, यानी गाय के दूध एवं खीस के गुणों में विभिन्नता। तो एक तरफ दिया है गुड़, दूसरी तरफ दिया दूध है, तीसरे दिया खीस, यानी कि ऊष्मा प्रभाव। पहले नंबर का गुड़ है ऊष्मा प्रभाव। दूध को गर्म करने पर कोगुलेटेड या फिर स्कंदित नहीं होता है, जबकि खीस को गर्म करने पर यह कोगुलेट या फिर स्कंदित हो जाता है। किसके कारण, तो ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। दूसरे नंबर पर आता है अपेक्षिक घनत्व। दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 1.028 से लेकर 1.032 होता है, जबकि खीस का अपेक्षिक घनत्व यानी कि खीस का अपेक्षिक घनत्व 1.040 से लेकर 1.080 के बीच में होता है। तीसरे नंबर पर आता है एसिडिटी कितना होता है, तो गाय के दूध में जो एसिडिटी होती है, यानी कि गाय के दूध में जो ताजे दूध की जो एसिडिटी होती है 0.12 से लेकर 0.16% तक होती है, जबकि खीस का जो एसिडिटी होता है वो 0.20 से लेकर 0.40% तक होता है। और बात करते हैं जल की मात्रा कितनी होती है, तो दूध में जल की मात्रा 87.25% तक होती है, जबकि खीस में जल की मात्रा 75.09% तक होती है। फैट की मात्रा कितनी होती है, तो दूध में फैट की मात्रा जो होती है 3.8% तक होती है, जबकि खीस में फैट की मात्रा कितनी होती है, तो खीस में फैट की मात्रा 5.8% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन की मात्रा। तो दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.5% तक होती है, जबकि खीस में प्रोटीन की मात्रा 17.5% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.8% तक पाई जाती है, जबकि खीस में लैक्टोज की मात्रा उसकी आधी हो जाती है, यानी कि कम पाई जाती है। कितना, तो 2.18% तक। मिनरल मैटर कितना पाया जाता है, तो दूध में मिनरल मैटर की मात्रा 1% से कम पाया जाता है, यानी 0.70% तक पाया जाता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल में मिनरल मैटर की मात्रा 1% से ज़्यादा, यानी कि 1.04% तक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूध के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। फिर से, दूध के सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन उत्तरदायी होता है, जबकि मिल्क के लेट डाउन हेतु ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। लैक्टोमीटर, जिसे हम दूध मापी के नाम से जानते हैं, में 0 से लेकर 40 तक अंक अंकित होते हैं, यानी कि लैक्टोमीटर में 0 से लेकर 40 तक अंक अंकित होते हैं। नेक्स्ट है टोटल रीडिंग की बात करते हैं, तो 41 रीडिंग देखने को मिलेगा। पूरा काउंट करेंगे तब 0 से लेकर 40 तक, एक ये हो गया, 40 ये हो गया, मिलाकर 41 रीडिंग हो जाएगा। लेकिन जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 40 तक होता है। घी में 99% तक फैट और 0.5% से कम जल और 0.5% तक फ्री फैट की मात्रा इसमें पाई जाती है। दूध से बनने वाले प्रोडक्ट में सर्वाधिक निर्माण घी का ही होता है, यानी कि दूध से बनने वाले प्रोडक्ट में
दूध से बनने वाले बाई प्रोडक्ट में सर्वाधिक निर्माण जो था वो घी का ही होता है। वसा रहित दूध कहलाता है स्किम्ड मिल्क या फिर इसी को हम सेपरेटा मिल्क के नाम से जानते हैं। फिर से वसा रहित या फिर फैटलेस मिल्क दैट इज कॉल्ड इस मिल्क में स्किम मिल्क या फिर सेपरेटा मिल्क। नेक्स्ट है एज डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का पशुओं में आयु निर्धारण। आयु निर्धारण की 5 विधियां फेमस हैं। कौन कौन सी? तो पशुओं को देखकर शारीरिक दशा के आधार पर हम उसका निर्धारण करेंगे, जैसे त्वचा हो गया, आंखें हो गई, थन हो गया आदि को देखकर। दूसरे नंबर पर आता है पशुओं के खुर देखकर। यह विधि यह सही विधि बिल्कुल भी नहीं होती है। तीसरे नंबर पर आता है पशुओं का सींग देखकर। 3 वर्ष की आयु पर एक छल्ला सींगों पर दिखाई देता है, फिर प्रत्येक वर्ष एक एक छल्ला बनता रहता है। इसके लिए सूत्र है पशु की आयु वर्ष में 2 प्लस सींग पर बने छल्लों की संख्या, यानी कि 2 वर्ष फिक्स रहता है, तीसरे पे एक दिखाई देता है, प्रत्येक वर्ष एक दिखाई देता रहता है। चौथे नंबर पे आता है पशु के दांत देखकर। यह आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम एवं वैज्ञानिक विधि होती है। दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार का होता है? तो दांत 4 प्रकार का होता है। इसके लिए ट्रिक है क्या? तो ICPM, यानी इंसीजर हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा, प्री मोलर हो जाएगा, फिर उसके बाद मोलर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले नंबर पे इंसीजर। केवल नीचे के जबड़ों में 4 जोड़ी पाया जाता है, यानी कि नीचे के जबड़े में 8 दांत पाए जाते हैं, या फिर इसी को हम 4 जोड़े के रूप में भी जान सकते हैं। यानी कि इंसीजर जो टीथ होता है यह पशु के यानी रूमिनेंट पशु के निचले जबड़े में 8 संख्या में 8 और जोड़ी में 4 जोड़ी पाया जाता है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है कैनाइन, जो गाली करने वाले पशुओं में अनुपस्थित होता है। ये केवल जो दांत काटने वाले, यानी कि ये दांत काटने वाले पशुओं में पाया जाता है, जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, इन सब में कैनाइन दांत पाया जाता है, जो कि मांस को चीड़ फाड़ करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? तो संख्या में 6 होती है, और ठीक 3 जोड़ी ऊपर होता है और 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है। यानी कि प्रीमोलर की संख्या जो होती है 3 जोड़ी ऊपर पाया जाता है ऊपरी जबड़े में, और 3 जोड़ी जो होता है निचले जबड़े में पाया जाता है। जबकि नेक्स्ट है आपका मोलर। मोलर जो होता है अस्थायी दंत सूत्र में 3 जोड़ी जो होता है दोनों जबड़ों में पाई जाती है। यानी कि मोलर जो होता है एक प्रकार का अस्थायी दंत सूत्र होता है, यानी कि मोलर जो होता है वो अस्थायी दंत सूत्र में या फिर परमानेंट टीथ फार्मूला में 3 जोड़ी ऊपर पाया जाता है और 3 जोड़ी नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है। टोटल मिलाकर जो मोलर की संख्या होती है वो 12 दांतों की संख्या होती है, जो कि 6 ठो ऊपर होता है, 6 ठो नीचे होता है। नेक्स्ट है फार्मूला क्या है इसके लिए? ICPM। अस्थायी दांतों का फार्मूला क्या होता है? तो 0, 0, 30/40, 30 होता है, यह कॉमन रहता है। जबकि अस्थायी दांतों की फार्मूला क्या होता है? तो अस्थायी दांतों का फार्मूला यहाँ गलत लिखा है, यानी कि अस्थायी दांतों की फार्मूला क्या होता है? तो 0, 0, 33 हो जाता है ऊपर, और नीचे कितना हो जाता है? तो 0 यानी 40 और यह 33 हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो ये अस्थायी दंत सूत्र है, वो वाला जो था वो अस्थायी दंत सूत्र था। अस्थायी दंत सूत्र में 20 दांतों का निर्माण होता है, जबकि अस्थायी दांतों में 20 दांतों का निर्माण होता है, जबकि स्थायी दांतों में जो होता है वो परमानेंट टीथ में जो था 32 दांतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अस्थायी दांत निकालने की आयु। इंसीजर टीथ जो होता है वो 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में गाय भैंस में देखने को मिलता है। प्री मोलर जो टीथ होता है, जिसे हम अग्रदाढ़ के नाम से जानते हैं, यह 2 से 2.5 वर्ष की आयु में गाय और भैंस में देखने को मिलता है। मोलर जो टीथ होता है, यह जिसे हम अग्रदाढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक, अग्रदाढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक, 6 महीने की आयु में यह गाय भैंस में देखने को मिलता है। पशुओं में कुल 4 जोड़ी अस्थायी दांत होते हैं, यानी कि पशुओं में कुल 4 जोड़ी अस्थायी दांतों की संख्या होती है, यानी कि कुल मिलाकर 8 होता है। यानी कि पशुओं में कुल 4 जोड़े अस्थायी दांत पाए जाते हैं, जो 8 दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं, यानी कि जो 8 दांत नीचे जबड़े में पाए जाते हैं, ये क्रमशः एक सप्ताह के अंतराल से निकलते रहते हैं। यानी कि जो 8 दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ये क्रमशः एक सप्ताह के अंतराल पर निकलते रहते हैं। नेक्स्ट है पशुओं में कुल 4 जोड़े इंसीजर टीथ दांत होते हैं, यानी कि पशुओं में कुल 4 जोड़े इंसीजर टीथ की संख्या होती है, यानी कि पशुओं में कुल 4 जोड़े
इंसीजर टीथ की संख्या होती है। अस्थायी दांतों का प्रथम जोड़ा 2 वर्ष की उम्र पर व शेष 3 जोड़े 1-1 वर्ष के अंतराल पर निकलते हैं। यानी कि परमानेंट टीथ का जो प्रथम जोड़ा होता है, यानी कि पशुओं में कुल 4 जोड़े कृंतन या फिर अस्थायी दांत होते हैं। 4 जोड़ी अस्थायी और 4 जोड़ी अस्थायी। तो प्रथम जो दांत का प्रथम अस्थायी परमानेंट यानी प्रथम जो परमानेंट टीथ होता है, यह 2 वर्ष की उम्र में निकलता है और शेष 3 जोड़े जो दांत होते हैं वो 1-1 वर्ष के अंतराल पर निकलते रहते हैं। 5 से 6 वर्ष में सभी दांत विकसित हो जाते हैं तथा इनकी उम्र 12 वर्ष तक होती है। ठीक। अभिलेखों, अगला मेथड कौन सा है? तो अगला मेथड है अभिलेखों द्वारा आयु निर्धारण की। यह विधि बड़े फार्मों पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर पूरा रिकॉर्ड लिखा रहता है। नेक्स्ट मेथड है पशुओं को चिन्हित करना या फिर पहचान, यानी कि पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को पहचानने एवं ध्यान रखने के लिए यह मेथड अपनाया जाता है। पहले नंबर पर आता है टैगिंग करना। गाय एवं भैंस के कानों में एवं मुर्गियों के पंखों या पैरों में प्लास्टिक के छल्ले डालते हैं या धातु की पत्ती का प्रयोग करते हैं। यह सरल और सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है हॉट आयरन से दागना, तो ठंडा एवं गर्म दागना, जिसे हम अस्थायी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ईयर नोचिंग, शुगर के लिए बहुत ही फेमस होता है, इसमें कान को नोच लिया जाता है। चौथे नंबर पे होता है टैटूइंग, जिसे हम गोदना के नाम से भी जानते हैं। बकरियों के कानों पर छेद कर टैटूइंग द्वारा चिन्हित करते हैं, यानी कि बकरियों के कानों पर छेद कर टैटूइंग द्वारा चिन्हित करते हैं। पाँचवें नंबर पे आता है पेंटिंग, या फिर पेंटिंग होता है भेड़ों में किया जाता है, टैटूइंग बकरियों में किया जाता है, ईयर नोचिंग शुगर में किया जाता है। नेक्स्ट है पेंटिंग भेड़ में किया जाता है। डॉकिंग का मतलब होता है, ठीक, टैटूइंग बकरी में किया जाता है और पेंटिंग भेड़ में किया जाता है। नेक्स्ट है डॉकिंग क्या कहते हैं? तो भेड़ों में पूंछ को काटना डॉकिंग कहलाता है, यानी कि भेड़ों में पूंछ को काटना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। पूंछ इलास्ट्रेटर द्वारा 1 से 2 सप्ताह की आयु में काटी जाती है, यानी कि पूंछ जो था वो इलास्ट्रेटर द्वारा 1 से 2 सप्ताह की आयु में काटी जाती है। पशुओं को सींग रहित करना क्या कहलाता है? तो डिहर्निंग कहलाता है। अब इसमें हम मेथड्स ऑफ डिहर्निंग, पहले नंबर पे आता है KOH या फिर कास्टिक क्षण द्वारा डिहर्निंग करना। तो यह उत्तम विधि होती है। यह रासायनिक विधि या फिर वैज्ञानिक विधि कहलाती है। इसमें कास्टिक क्षण को सींग कलिका पर रगड़ते हैं। यह सामान्यतः 7 से 15 दिन की आयु तक की नवजात पशुओं में करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आरी द्वारा, अधिक उम्र के पशुओं में आरी से सींगों को काटा जाता है। तीसरे नंबर पर क्या आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है विद्युत डिहानर द्वारा। यह विधि बछड़ों के लिए सुरक्षित है, परंतु भारत में कम प्रचलित है। चौथे नंबर पर आता है प्रजनन विधि द्वारा। सींग रहित नर एवं सींग युक्त मादा पशु का संकरण कराने पर सींग रहित संतति प्राप्त होती है, यानी कि प्रजनन द्वारा सींग रहित नर एवं सींग युक्त मादा पशु का संकरण कराने पर सींग रहित संतति प्राप्त होती है। बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है कैस्ट्रेशन मेथड। अगला मेथड है कैस्ट्रेशन मेथड, जिसे हम पशुओं का बधियाकरण करना कहते हैं। नर पशुओं की प्रजनन शक्ति नष्ट करना बधियाकरण कहलाता है। फिर से नर पशुओं की प्रजनन शक्ति नष्ट करना बधियाकरण कहलाता है। बछिया में 8 से 10 सप्ताह की आयु में की जाती है, यानी कि जो कैस्ट्रेशन होता है यह बछिया में 8 से 10 सप्ताह की आयु में की जाती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि यानी कि कैस्ट्रेशन की वैज्ञानिक विधि कौन कौन सी होती है? तो इसमें पहले नंबर पर आता है बार्डिजियो कैस्ट्रेटर द्वारा। नर पशु को गिराकर अंडकोशों को इस यंत्र के भीतर रखकर शुक्रवाहिनी को यंत्र के जबड़े से 2 बार जोर जोर से दबाते हैं। इस विधि में 6 माह की उम्र के बच्चों को बधियाकृत किया जाता है, यानी कि बार्डिजियो कैस्ट्रेटर मेथड से जो था वो 6 माह की उम्र के बच्चों को बधियाकृत किया जाता है। पशुओं का बधियाकरण मुख्यतः शीत ऋतु में उपयुक्त होता है। दूसरे नंबर पर आता है इलेस्टेटेड मेथड। इसमें अंडकोशों के ऊपर रबड़ का सख्त छल्ला चढ़ाते हैं। प्रौढ़ सांड को जनन अयोग्य करना टीजर बुल कहलाता है। फिर से प्रौढ़ सांड को जनन अयोग्य करना नसबंदी सांड या फिर टीजर बुल कहलाता है। टीजर बुल के जनन अंग सक्रिय होते हैं लेकिन शुक्रवाहिनियों को काट देते हैं, जिससे शुक्रवाहिनियों का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पशु आहार। पशु आहार यानी कि चाहे गैया हो चाहे बछिया हो, 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 किलोग्राम ड्राई मैटर दिया जाता है। ठीक। और जबकि भैंस के 100 ग्राम यानी कि भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 3 किलोग्राम ड्राई मैटर दिया जाता है।
पशुओं को दिए जाने वाले कुल आहार में 2 से 3 भाग जो होता है वो चारा रहना चाहिए, ठीक। और फिर चारा में भी 2 से 3 भाग, यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि पशु को जितना भी आहार दिया जा रहा है तो कुल आहार में चारा की मात्रा जो होती है वो 75% तक होनी चाहिए, और प्लस 1% भाग जो था वो कंसनट्रेट का होना चाहिए, 1% भाग कंसनट्रेट का होना चाहिए। फिर इस चारे में भी 2 भाग किया जाएगा, 75% तो हरा, 75% सूखा चारा रहेगा, और प्लस 25% जो है क्या रहेगा, तो 25% आपका हरा चारा रहेगा। यही कहने का इनका मतलब है। नेक्स्ट है, सूखे व हरे चारे का अनुपात 3:1 रखा जाता है। सही है। यहाँ पर पशुओं को कंसनट्रेट में 17% तक डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन एवं 7% तक टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट देना चाहिए। फिर से पशुओं को कंसनट्रेट में 17% तक डीसीपी एवं 7% तक टीडीएन देना चाहिए। गाय को 5 माह के गर्भ के बाद छठे महीने से गर्भ राशन देनी चाहिए। दुधारू गाय को 30 से 40% नमक जो होता है प्रतिदिन, या फिर 30 से 40 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। नेक्स्ट है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन अधिक होने के कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। यानी मूंगफली की खली में नाइट्रोजन अधिक होने के कारण प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। कितना पाया जाता है? 7.9% तक इसमें क्या नहीं गलत, 7.2% तक पाया जाता है। डिकॉर्टिकेटेड जो साफ फ्लावर होता है उसमें 7.2% तक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कहाँ पर, तो 20वीं पशु गणना, यानी कि 20वीं पशु गणना में टोटल, यानी कि पशुओं 20वीं गणना, यानी जो 20वीं पशु गणना था इसमें गाय का कितना जनसंख्या था, तो 192 मिलियन था। भैंस की कितनी जनसंख्या थी, तो 109 मिलियन थी। भेड़ की कितनी जनसंख्या थी, तो 74.76 मिलियन थी। बकरी की जनसंख्या कितनी थी, तो 148.88 मिलियन थी। सुअर की जनसंख्या कितनी थी, तो 9.06 मिलियन थी। अब हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल की बात करते हैं तो 20वीं जनगणना में कितना था, तो टोटल संख्या कितनी थी, तो 535 मिलियन थी। कब का डाटा है, तो यह 2020 का डाटा है, 2019 का, यानी 20वीं पशु गणना 2019 का ये डाटा है। उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ कितना हुआ था, तो 20वीं पशु गणना जब 2019 में हुई थी तो उस समय ग्रोथ जो है वो 4.6% था। लेटेस्ट डाटा मिलेगा तो उसी को हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक पशुधन वाले राज्य। भारत में सर्वाधिक पशुधन वाले राज्य, एक तरफ पशुधन संख्या में प्रथम राज्य, दूसरे द्वितीय स्थान, तो गौ वंश सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, यानी कि जो गौ वंश, यानी कि गौ वंश सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। भैंस सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, भेड़ सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, बकरी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, ऊँट सबसे ज़्यादा राजस्थान में। कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश पहले पोजीशन पे आता है। फिर से गौ वंश में पश्चिम बंगाल पहले पोजीशन पे, भैंस में उत्तर प्रदेश पहले पोजीशन पे है, भेड़ में तेलंगाना पहले पोजीशन पे है, बकरी में राजस्थान है, ऊँट में राजस्थान है। कुल पशुधन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट हेडिंग, 20वीं पशुधन गणना 2019 में सर्वाधिक स्वच्छ संख्या में बढ़ोतरी क्रमशः बकरी की 13.71 मिलियन और भेड़ की 9.2 मिलियन एवं भैंस में 1.15 मिलियन हुई थी। यानी कि भारत में 20वीं पशुधन गणना 2019 में सर्वाधिक संख्या में जो बढ़ोतरी हुई थी क्रमशः बकरी की हुई थी। कितनी भी हुई थी, तो 13.71 मिलियन। फिर दूसरे नंबर पे भेड़ का था 9.2 मिलियन। फिर उसके बाद भैंस का था तीसरे पोजीशन पे 1.15 मिलियन था। भारत में 20वीं पशुधन गणना 2019 में सर्वाधिक पशुधन की प्रतिशत बढ़ोतरी क्रमशः मिथुन की हुई थी। कितना, तो 26.66% तक, मुर्गी का 16.80% तक, भेड़ का 14.13% तक, तो बकरी का 10.14% तक। फिर से भारत में प्रमुखतः पशुधन 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार प्रतिशत हिस्सा गोवंश का कितना था, तो 35% था, बकरी का 27% था, भैंस का 20% था, भेड़ का 1.69% था। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन संख्या बकरी वंश की है, उसके बाद गौ वंश, यानी राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन संख्या बकरी का है, फिर उसके बाद गाय का आता है। तो इस सेशन में हमने पूरा एनिमल हस्बेंड्री जो कि यूपीटीजीटी पीजीटी की बुक में दिया गया था उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम इंग्लिश वाले एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।